गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आपको पता होगा कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया, इसका राउंड 1। और इसमें स्टेट्स को रैंकिंग की गई है कि कैसे उन्होंने अपने जो है एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव किया है या फिर वो कैसे उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये स्टेट एंड एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो है रैंकिंग कर रहा है स्टेट्स की कि कैसे उन्होंने एनर्जी एक्सेस को बढ़ावा दिया है, इम्प्रूव किया है, एनर्जी कंजम्पशन कैसे इम्प्रूव किया है उन्होंने, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे जो है उसको सेफ गार्ड किया है, एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल बनाया है, अफोर्डेबल कैसे बनाया, एक्सेसिबल कैसे बनाया, एफिशिएंट कैसे बनाया, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ वो ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन सब को जो है फैक्टर इन करते हुए, पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया है। अब इसको जो है स्टेट्स में आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करवाने के लिए कि वो एक दूसरे से सीख कर एक दूसरे से इम्प्रूव करें, एक दूसरे के साथ एक तरह से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में वो जो है वो आगे बढ़ें, उसके लिए इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है बताया गया है कि गुजरात, केरला और पंजाब जो हैं वो ऐसे बड़ी स्टेट्स में से हैं जो कि टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वर्स्ट परफॉर्मर्स आए हैं बड़े स्टेट्स में। गोवा जो है वो छोटे स्टेट में सबसे बेस्ट परफॉर्मर आया है। यूटीज़ के कंटेक्स्ट में चंडीगढ़ सबसे बेस्ट आया है, टॉप परफॉर्मर। पंजाब जो है वो बेस्ट परफॉर्मर आया है डिस्कॉम की कैटेगरी में। डिस्कॉम जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो पंजाब की, वो सबसे अच्छी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देख रही है। केरला जो है वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिलायबिलिटी की कैटेगरी में उन्होंने टॉप किया है। हरियाणा जो है उन्होंने सबसे अच्छे क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स कंट्री में लिए हैं अमंग लार्जर स्टेट्स। और तमिलनाडु जो है उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी की कैटेगरी में जो है वो टॉप किया है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास कुछ जो है इंडेक्स के कुछ आपको आंकड़े पता लगे हैं कि कौन सी स्टेट परफॉर्म कर रही है, किस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अब हम देखते हैं पैरामीटर्स कौन से यूज़ किए गए हैं। तो मोस्टली वैसे तो 27 की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स थे, लेकिन 6 ब्रॉड पैरामीटर्स के अंदर जो है वो रैंकिंग की गई है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया है वो डिस्कॉम की परफॉर्मेंस को दिया है, क्योंकि डिस्कॉम जो है वही जो है स्टेट्स की वही इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो डिस्कॉम की जो परफॉर्मेंस है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया, 40% की वेटेज जो है वो डिस्कॉम की परफॉर्मेंस को दी गई है। फिर अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और न्यू इनिशिएटिव्स, इन सब को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है ये इंडेक्सिंग की गई है। ठीक है, तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि डिस्कॉम्स जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जो है स्टेट्स के कंटेक्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिंदी लैंग्वेज। तो पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ हिंदी में कम्युनिकेट किया करें रादर दैन इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने ये भी बोला है कि हिंदी जो है उसको आप ये मत सोचो कि वो लोकल लैंग्वेजेस की जो है वो अल्टरनेटिव है, बट स्टेट गवर्नमेंट तो एटलीस्ट हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, तो स्टेटस देखते हैं पहले तो हम हिंदी का। तो एज पर 2011 का जो लिंग्विस्टिक सेंसस है, जिसमें जो है देखा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज इंडिया में बोली जा रही है, तो इंडिया में 121 मदर टंग्स जो है वो बोली जाती हैं। 22 लैंग्वेजेस उसके अंदर वही 22 लैंग्वेजेस भी हैं जो कि 8th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। हिंदी जो है वो सबसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। 52.8 करोड़ लोग जो हैं, मतलब 43% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो हिंदी को अपनी मदर टंग मांगती है। उसके बाद डिस्टेंट सेकेंड आती है बंगाली, मतलब 97 लाख जो है, कहाँ 52.8 करोड़ और कहाँ 97 लाख जो हैं वो बंगाली को अपनी मदर टंग मानते हैं। ठीक है, अब जो है इन टर्म्स ऑफ जो लोग हिंदी को जानते हैं, जो लोग पता है जिन्हें कि हिंदी कैसे बोली जाती है, वो समझ सकते हैं। लगभग आधी से ज़्यादा कंट्री, 55% ऑफ द जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो हिंदी को समझ एटलीस्ट सकती है। ठीक है, तो 1971 में जो है 37% इंडियंस कहते थे कि उन्हें हिंदी जो है वो उनकी मदर टंग है, लेकिन ये जो काउंट है ये बढ़ता जा रहा है, हर सेंसस में बढ़ता जा रहा है। 38.7% हो गया, फिर 39.2%, जो लास्ट लेटेस्ट काउंट है वो 43.86% का काउंट है। वो इन लोगों ने बोला है, इतने परसेंट लोगों ने बोला है 2011 में कि मदर टंग है उनकी हिंदी। ठीक है, अब हिंदी के इतने हाई नंबर कैसे हैं? आप देखो कि हिंदी के बाद बंगाली जो है वो इतने डिस्टेंट सेकंड पे आ रही है, 97 लाख %, मतलब 8% ऑफ पॉपुलेशन जो है
हिंदी की, वो ही जो है सिर्फ बंगाली बोल पा रही है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, क्या रीज़न है हिंदी इतने हाई नंबर पे क्यों है? पहली बात तो प्रेडोमिनेंट लैंग्वेज है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर स्टेट्स जो है कंट्री की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ पर हिंदी ही जो है वो उनकी मदर टंग है। उसका दूसरा रीज़न एक ये भी है कि बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिनको सेंसस जो है वो हिंदी के कैटेगरी में ही डालता है, ठीक है। जैसे एक भोजपुरी है, भोजपुरी के लगभग 5 करोड़ स्पीकर्स हैं और वो भोजपुरी को अपनी मदर टंग मानते हैं, लेकिन भोजपुरी को सेंसस जो है वो हिंदी का ही एक डेरिवेटिव समझता है, हिंदी से ही डिराइव हुई एक भाषा समझता है, तो उसको भी वो हिंदी की कैटेगरी में ही डालता है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया, अब ये देखते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस का क्या स्टेटस है। तो पार्ट 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। तो आर्टिकल 344 जो है वो एक कहता है कि जो है प्रेसिडेंट को एक कमीशन बनाना चाहिए 5 साल के बाद, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है उसके 5 साल के बाद, ताकि जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो हम इंग्लिश के अलावा जो है हम हिंदी को एक तरह से स्प्रेड कर सके। फिर आर्टिकल 351 ये भी कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारी कंट्री को, उसके कॉम्पोजिट कल्चर को एक एटलीस्ट एक कह सकते हैं कि हमारे कंट्री के जितनी भी अलग अलग कॉम्पोजिट कल्चर्स हैं उनको सूत्रधार की तरह हिंदी जो है वो लैंग्वेज उनको जोड़ के रखे, ठीक है। तो 8th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, 14 लैंग्वेजेस उसमें ओरिजिनली इंक्लूड की गई थी, लेकिन टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करके उसमें और लैंग्वेजेस डालते गए, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली जो है 2003 में अमेंडमेंट करके उनको लेटेस्ट डाला गया है। 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी की गई है 2011 में, जिसमें ओडिया का जो है नाम बदलकर उसको ओडिया कर दिया गया, ओरिया, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है EBCAS प्रोजेक्ट। तो ये आपकी पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड है, उन्होंने देखा है कि कैसे हम EBCAS प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो BCAS क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कंट्री में। तो इनका जो आपका हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो कि एक DGP लेवल के एक ऑफिसर होते हैं और उनको डेजिग्नेट किया जाता है DGBCAS, ठीक है। तो ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है ये आपके नेशनल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को डेवलप भी करती है और जो है इम्प्लीमेंट भी करती है और मेंटेन भी करती है और रिव्यू भी करती है, ठीक है। तो अब आपके जो सिविल एविएशन ऑपरेशंस हैं उनको सेफ गार्ड करने का काम जो है यही अथॉरिटी का होता है, ठीक है। ऑफकोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही आती है। और अब ये BACS क्या है? आई एम सॉरी, BCAS, ठीक है। अब EBCAS का मतलब है एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या कि जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं BCAS के, उनको जो है वो डिजिटाइज़ किया जा रहा है। इवन जो है आपके इनके जो हैं बेसिक प्रोसेसेस, जो ऑफिस के प्रोसेसेस हैं, उनको भी डिजिटाइज़ किया जाएगा। अप्रूवल्स जो हैं वो भी डिजिटाइज़ कर दिए जाएंगे, ताकि एक तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो सके। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो देते हैं वो, उसको भी सहज मॉड्यूल के अंदर वो भी डिजिटाइज़ की जा रही है, ठीक है। इससे होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, यूज़र फ्रेंडलीनेस बढ़ेगी और एफिशिएंसी इनके काम में आएगी। ट्रेनिंग मॉड्यूल भी इनको दिया गया, ठीक है। 16 ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी जो है वो विद सर्टिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन लेवल पर ही चलाए जा रहे हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये EBCAS प्रोग्राम बेसिकली उनका एक ई गवर्नेंस मॉड्यूल है जो कि इनके इंटरनल प्रोसेसेस को डिजिटाइज करने का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काम सिस्टम। ये अब ये काम सिस्टम नहीं है एक्चुअली, ये है कैनिस्टर एम्यूनिशन, एंटी आर्मर लॉइटर एम्यूनिशन, ठीक है। तो ये कैनिस्टर बेस्ड एंटी आर्मर लॉइटर एम्यूनिशन सिस्टम है, जिसको आर्मी ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डाली है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको ये प्रोवाइड की जाए और एनिमी, ताकि वो एनिमी टैंक्स और अदर टारगेट्स जो हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये काम सिस्टम होता क्या एक्चुअली? तो ये एक तरह से प्री लोडेड कैनिस्टर, कैनिस्टर मतलब एक तरह से डब्बा है जिसके अंदर आपको वेपन्स या आप उसमें एम्यूनिशन डाल सकते हो, उसको आप डालते हो। लॉइटर एम्यूनिशन मतलब क्या होता है? लॉइटर मतलब जैसे आप कह सकते हो कि वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। जब तक उसका सही समय नहीं आएगा इस्तेमाल करने का, तब तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। लॉइटर है मतलब बिना किसी पर्पस के पड़ा है वो, और बड़े लंबे टाइम तक वो पड़ा रहेगा जब तक उसको कैमरे से या किसी भी तरह से ये नहीं देखा जाएगा कि एनिमी के टैंक्स आ रहे हैं, अब इसको जो है, अब ये जो हमने वेपन्स रखे हुए हैं इनको हमको फायर करना है, ताकि हम उनके जो है
टैंक्स को या फिर उनके किसी भी जो है टारगेट को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। तो इसमें होता क्या, जैसे समझ लो एग्जांपल लेते हैं कि किसी रिवर के पास इस काम सिस्टम को लगा दिया गया है, ठीक है, किसी पेड़ पर या किसी भी एक एरिया में लगा दिया गया है। जब हमने देखा कि एनिमी जो है उनके टैंक्स जो है वो रिवर को क्रॉस करने लगे हैं, तब हमने कैमरा से उन पर नज़र रखी। जैसे ही हमने कैमरा से देखा कि वो आ रहे हैं, तो हम इस एम्यूनिशन को जो हमने इसमें डाला हुआ है उसको हम लॉन्च करते हैं, और उनके जो है टॉप से भी कर सकते हैं, और इसको इवन नीचे डाउन डाउन ऑन द अर्थ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको टॉप से बेटर रहता है, अगर टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना हो तो ऑफकोर्स टॉप से बेटर रहता है। तो टॉप से जो है लॉन्च होगा ये, और जो है टैंक्स को उनके डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप से भी लॉन्च कर सकते हैं, और डाउन से भी लॉन्च कर सकते हैं, अर्थ से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके ऊपर या तो ड्रोन से नज़र रखी जाती है, या फिर किसी कैमरा के थ्रू जो है इसमें इसी सिस्टम के थ्रू ही नज़र रखी जाती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो जो है आपके एनिमी के टैंक्स को या एनिमी के अदर टारगेट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको जो है आर्मी ने जो है हमारी जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो उन्होंने तो ये कहा है कि हमको इसको डेजर्ट्स में भी यूज़ करना है, और हमको इसको नॉर्दर्न हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में, मतलब लद्दाख वाले, लेह लद्दाख वाले रीजन में, या इवन जो चाइना बॉर्डर पर भी इसको यूज़ करने का उनका प्लान है, ठीक है। अब इसको क्या कभी यूज़ किया गया है? ऑफ कोर्स बहुत कॉमन यूज़ है ये, इसको यूज़ किया जाता है। आर्मेनिया और अज़रबैजान का जो नगोर्नो काराबाख वाला रीजन का कॉन्फ्लिक्ट था 2021 में जो हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था। तो उसमें भी इसको यूज़ किया गया था। फिर टॉप डाउन अटैक कैपेबिलिटी जो है इसकी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो इसको रशियन मिलिट्री भी अभी जो है अपने एक यूज़ कर रही है। उनके पास ज़ाला SKYB नाम का ये लॉइटर एम्यूनिशन सिस्टम है, जिसको वो यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। और US जो है उन्होंने भी यूक्रेन को स्विच ब्लेड नाम का लॉइटर एम्यूनिशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाया है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है PM दक्ष। तो जो हमारे पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, वो एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे थे। उन्होंने बोला कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है कुछ जो हमारे यूथ को, तो इसीलिए PM दक्ष स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये PM दक्ष स्कीम है क्या? तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, ये एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2020 और 21 से चला रही है। इसमें SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EBC कैटेगरी, DNT मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स, इन सब को जो है इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ट्रांसजेंडर्स और अदर सिमिलर कैटेगरीज को जो है एक तरह से स्किल डेवलपमेंट की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है टारगेट तो ये रखा गया था कि अगले 4 साल के अंदर 10 लाख लोगों को ऐसे जो है स्किलिंग की जाएगी। इसमें उनकी अप स्किलिंग, रीस्किलिंग की जाती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दी जाती है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी उनकी की जाती है। और होती कहाँ पे है ये? गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या सेक्टर स्किल काउंसिल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने बनाए हुए हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो है अभी आपने देखोगे कि लगभग 1.5 लाख जो यूथ है उनको साल 2020 और 21 में ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is State Energy and Climate Index. So Niti Aayog has released the first round of State Energy and Climate Index. This is of course the newly developed index, and it will be ranking the states based upon how they have improved their energy sector. So this is basically developed by the Niti Aayog, and it is ranking states based upon certain parameters like energy access, energy consumption, energy efficiency, and how their energy policies are safeguarding environment. Okay, so apart from that, affordability, accessibility, efficiency, and clean energy transition at the state level is also being considered. So the basic aim of this releasing this index is to encourage healthy competition among the states on different dimensions of energy and climate. Okay. So certain results have been fetched by this index, like Gujarat, Kerala, and Punjab have been ranked as the top 3 performers in the larger state category, and Jharkhand, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh have been the bottom 3 states in this category. Goa has emerged as a top performer in the small states category, and Chandigarh has emerged as the best UT in this as the top performer in the Union Territories category. Punjab has been judged as the
Punjab has been judged with the best performer in discom category. So that their discom is basically the best in India. Okay, so while Kerala, it has topped the charts in access, affordability, and reliability category. Haryana has been the best performer in initiating clean energy initiatives, and Tamil Nadu has topped the energy efficiency category. So these are some states who have been the best performers. So the other states have opportunity to learn from these top performers, and this will also, of course, encourage healthy competition among the states. So there were 27 key performing indicators, but they were covered in six broad parameters. So these six broad parameters are, of course, these mentioned here. Of course, the Discom performance access has been the has received the highest weightage, because, of course, Discoms are the key element from where the distribution of power is done at the state level. Okay, that's why they have these discoms have received a higher weightage of about 40% in the overall index. The other parameters are affordability and reliability of energy, clean energy initiatives, energy efficiency, environmental sustainability, and the new initiatives that the state governments have been taking towards energy sector. Okay, so these are the six broad parameters, but there are, of course, 26 key performing indicators which are covered under these six broad parameters. Okay, so now let us see the next topic, which is Hindi language. At a meeting of Parliamentary Official Language Committee, Home Minister Amit Shah has suggested that at least the states should start communicating with each other in the Hindi language rather than English. But he has also clarified that he does not mean that Hindi should be an alternative to the local languages. So he has said that at the local level, people may speak their own language, but at least the states should start communicating with each other in the Hindi language. Okay. So, what is the status of Hindi? So, as per the linguistic census of 2011, there are about 121 mother tongues, and these also include the 22 languages enshrined in the 8th schedule of the Constitution. Hindi is the most widely spoken language, with about 52.8 crore individuals, or about 43%, 43.6% of the population declaring Hindi as their mother tongue. Okay, so the next highest is next highest language is Bengali. So about 97 lakh people. A distant this Bengali is a distant second, and about 97 lakh people say that they use Bengali as their mother tongue. But the number of people who know Hindi is more than 50%. That is about 55% of the population says that they know Hindi, and it is basically more than half of the country is saying that they can understand Hindi, and they about 11% of the population also said that Hindi is their second language. Okay, so continuously we have been seeing, or we have been witnessing, that there is an increase in the number of people who report Hindi as their mother tongue. So in 1971 census, about 37% of people reported that Hindi was their mother tongue, but this share has grown further in the next four censuses to reach the 43.6% level now. Okay, so why this Hindi has so high numbers? Of course, because Hindi is the predominant language in many of the most populous states in India, like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Bihar. And another reason is that certain languages are there in the country which have been bracketed under Hindi, like Bhojpuri. Bhojpuri has 5 crore people who speak Bhojpuri, but because this census considers Bhojpuri as part of, or derived from Hindi, that's why they consider it as Hindi only. Okay, that's why Hindi numbers are very high. So let's also see official language status in India. Part 17 of the Indian Constitution deals with official languages in the country. So Article 343 to Article 351 deals with the official languages in the country. So the provisions related to 8th schedule are also part of this official languages. So Article 344 states that once the constitution commences, the president should appoint a commission after the expiry of 5 years, and they should provide
for the constitution of this commission, which can of course deliberate upon what kind of official language must be there in the country. Okay, so article 351 also states that the spread of Hindi language should be made possible, so that it can serve as the medium of expression for all the elements of the country, for a composite of India, which is having a composite culture. Okay, so eighth schedule of the constitution consists of these 22 languages which have been mentioned here. 14 languages were there only in this schedule when when the constitution started, but later on certain constitutional amendments were made, and the recent one of course was in the year 2003 when 92nd amendment was made, and Bodo, Dogri, Maithili and Santhali were added. Okay, in recently 2011, 96th constitutional amendment was made, and the name of Odia was changed to Oriya. Okay, so this is of course the language Odia, and now this name has been changed to Oriya. So now let us see the next topic, which is EBCAS project. So BCAS is basically Bureau of Civil Aviation Security. So the Parliamentary Consultative Committee, which has been attached to Civil Aviation Ministry, has discussed this EBCAS project, and this BCAS. Before understanding this project, we have to see what this BCAS is. So it is an attached office of the Ministry of Civil Aviation, and it is the regulatory authority of for civil aviation security in the country. It is headed by the Director General of Bureau of Civil Aviation Security, who is an officer of the rank of DGP. And this BCAS also devises this national aviation security program. Apart from of course establishing and developing this program, it also implements and reviews it. Okay, so it safeguards basically the civil aviation operations in the country. So this EBCAS project is an initiative under e-governance module, and it is basically automating the internal processes of this organization. Okay, so the objective is to make the entire activities transparent, user-friendly, and efficient, and it will digitize the office processes. It will facilitate faster approvals and ensure ease of doing business. Okay. Apart from that, e-training module has also already been launched, through which training courses have been offered. 16 training courses are already being run for aviation security training and certifications. E-Sahaj module is also launched for security clearances to be provided by BCAS. Okay, so the next topic is CALM system. So this is actually not CALM system. It is basically canister based anti-armor loiter ammunition system. So our army, the Indian Army, has issued a request for information, that is the RFI, for procuring this system because it wants to use it on enemy tanks and other targets in the plains as well as in the high altitude regions of the country. So this is basically a preloaded canister. So in the canister, you basically load some ammunition, let's say some weapons or some ammunition, which can of course later on blast and create destruction of tanks or enemy tanks. So you load it and you place it at a location for a period of time until the target is sighted, so that when the target comes, or let's say the enemy tanks arrive, like I was giving an example, that let's say you place this system near a river. Once the enemy tanks cross that river, you see them through the camera or a drone, then you can launch this CALM system against those enemy tanks, and it can destroy those tanks. Okay, so of course generally this loiter ammunitions carry a camera, but nowadays even a drone is used. Okay, so it has both the top attack capability and down attack capability. Like it can also attack the tanks from the top, like an aircraft does, and it can also attack these tanks or other targets from the down, from the ground only. Okay, so like the mines work. Okay, so these let's take an example. These mines would lay bare, and they would not be activated. They would only be activated once the enemy tanks arrive near them. Okay, so these systems have been used in plains. These systems will be used, of course, by the army in plains and deserts, and the army also plans to use it in northern high altitude regions. Okay, so these have been already been used. These systems are already being used in several of the international conflicts. The recent one was, of course, in the Armenia-Azerbaijan conflict of 2021, and
Even in the Ukraine situation, Russian army is using this Zala Kaib loiter ammunition system that they have developed by themselves. The US has also provided Ukraine with switchblade loiter munitions, which can target Russian armor 10 kilometers away. So the next topic is PM Daksh. So while replying to a question in the Parliament, the Union Minister of Social Justice and Empowerment told the House that youth is facing difficulties in obtaining employment because they have their educational backwardness. So that's why the importance of PM Daksh scheme comes into picture. What is this PM Daksh scheme? This is the Pradhan Mantri Dakshata or Kushalta Sampann Hitgrahi Yojana, and it is being implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment. And it is basically an action plan for the marginalized people of SC category, OBC, EBC, DNTs, that denotified tribes, sanitation workers, including waste pickers, manual scavengers, transgenders, and other similar categories. So this is basically providing a multi-pronged strategy to improve the all-round competency and adaptness of 10 lakh persons of these categories over the next 4 years. So 1.5 lakh youth has already been trained under this program in the first year, and this program basically aims to provide them skill development training. Upskilling and reskilling is being provided, short-term training, long-term training programs, even entrepreneurship development programs are provided to these youth or these eligible target group. So these training programs are being implemented by the government training institutes and sector skill councils, which have been constituted under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.